हेलो बच्चों, वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने कल क्या पढ़ा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की उसने जो मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, उसके बारे में। लेकिन आज हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़नी है बच्चे के। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, कि इसने जो मॉडल दिया उस मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी मॉडल आता है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उस लिमिटेशंस के ही बेस पे फिर जो आगे साइंटिस्ट आया उसने उसी शॉर्ट कमिंग को, उसी लिमिटेशंस को लेके आगे फिर अपने मॉडल में मॉडिफिकेशंस की। तो रदरफोर्ड ने तो अपनी तरफ से अच्छा मॉडल दिया, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या लिमिटेशंस थी? उस वो लिमिटेशंस जो हैं हमने देखनी थी। हाँ, तो बच्चे क्या था कि उस मॉडल में क्या क्या लिमिटेशंस थी वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली लिमिटेशंस क्या थी समझना है आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग लिमिटेशंस थी। वो ये लिमिटेशंस थी बच्चे, समझना है आपने, कि रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि एक एटम होता है। समझना है, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि एक एटम होता है और उस एटम के सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, यही कहा। और कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यही कहा। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी सेंटर में है और उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये चार्ज बॉडी मूव करती जाएगी करती जाएगी इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो भी चीज़ घूमती है, रिवॉल्व करती है, उसका एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन होता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और अनलाइक चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर एंड पे आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएं। बट ऐसा होता नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, समझो। ये इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशंस थी, समझ रही हैं? कि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके सराउंडिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो दोनों का अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन होनी चाहिए दोनों में। तो अगर ऐसा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते घूमते, ये ऐसे घूमते 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 इसको ये अट्रैक्ट करता जाएगा, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव चार्ज आके इसके अंदर गिरना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मींस इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है बच्चे, अब होता क्या है कि जैसे सोलर सिस्टम में मैंने कल आपको कंपैरिजन करके बताया कि सोलर सिस्टम में सन होता है, सन के इर्द गिर्द जो होते हैं वो प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द क्या थे, इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज थे, नेगेटिव। तो इन दोनों में अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो अब अपोजिट चार्ज होने के बावजूद भी फिर ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके फॉल नहीं करते। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो वही चीज़ इसकी सबसे पहली पोस्टुलेट थी। क्या लिख रहा है ये कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम could not explain the stability of an atom, कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका। अकॉर्डिंग टू हिम चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड एटम in circular paths, so it should experience acceleration, due to which it should lose energy continuously in the form of electromagnetic radiations and then eventually fall into the nucleus, thereby making the atom unstable। तो ये चीज़ कही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताई कि रदरफोर्ड ने ये तो कहा कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है और वो एक्सेलरेशन होने की वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज़ करती रहती है और फिर इसके सेंटर में अपोजिट चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो ये अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एनर्जी को लॉस करती जाएगी और होना ये चाहिए कि ये लास्ट में फॉल करना चाहिए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये अनस्टेबिलिटी होगी एटम की। ये इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। इस चीज़ को बाद में एक्सप्लेन किया बोर ने, और बोर ने फिर पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है बच्चे, समझ गए। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या थी कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम could not explain as to how the electrons are arranged in the orbit around the nucleus। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया भाई कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिवॉल्व करते हैं, और उस पाथ को भी उसने कह दिया ऑर्बिट है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, कि क्या सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है या इसके बाहर भी कोई ऑर्बिट होता है, या फिर ऑर्बिट के कौन से हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ये कुछ भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड। तो ये दो इसकी मेजर लिमिटेशंस थी जो कि इसके बेसिस पे फिर जो है बोर ने अपना एक मॉडल दिया, और बोर ने जो मॉडल दिया उसका नाम था बोर मॉडल, और उसने हाइड्रोजन एटम की स्टडी की थी। तो इसलिए उसके मॉडल का नाम था बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बोर ने इस चीज़ को ज़्यादा अपने कंसिडरेशन में लिया कि भाई ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पे अपोजिट चार्ज ने, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के बीच में आके क्यों नहीं गिर जाता, हालांकि दोनों के ऊपर चार्ज भी कौन सा है, अपोजिट है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए बोर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसने अपना एक मॉडल दिया। उसने क्या मॉडल दिया, उसके पोस्टुलेट्स को जो हम आज पढ़ेंगे और कुछ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इस लिमिटेशन वाला जो है वो हम आज पढ़ेंगे। समझना है बच्चे आपने। क्या दिया सबसे पहला लिमिटेशन, उसने पोस्टुलेट दिया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल heavily positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around it in circular orbit। ये बात वही है, पहले पोस्टुलेट वही कही उसने कि हाँ जी ठीक कहा, रदरफोर्ड साहब ने ठीक कहा कि एक एटम जो होता है वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन में ही घूमते हैं। और उसने कहा कि ये जो पाथ है ये पाथ सर्कुलर होता है और इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। ये बात उसने कही कि बिल्कुल
सही कही किसने? रदरफोर्ड ने। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हेंस these orbits are called energy levels or stationary levels। समझना है बच्चे, ये चीज़ आप गौर से समझनी है आपने। इसमें उसका वो पहला पोस्टुलेट क्लियर होगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आके नहीं गिरता। वो इसलिए नहीं गिरता कि बोर साहब कहते हैं कि एक एटम जो होता है, एक एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है। फिर बोर साहब कहते हैं कि इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। और कहा कि इन जहाँ पे ये घूम रहे होते हैं इस पाथ का नाम ऑर्बिट होता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही नहीं घूम रहे होते हैं किसी रास्ते पे, वहाँ पे हर एक पाथ की अपनी एनर्जी होती है। वहाँ बहुत सारे पाथ्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। याद रखना, जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। और अब मान लो जैसे ये एक ऑर्बिट है, ये जो अंदर वाला मैंने बताया ये एक ऑर्बिट है, इसकी अपनी एक एनर्जी फिक्स है। ये दूसरा ऑर्बिट है, इसकी अपनी एक एनर्जी फिक्स है। इसके बाहर वाला एक ऑर्बिट और होगा, उसकी एक अपनी एनर्जी फिक्स है। और उसके बाहर एंड सो ऑन जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उनकी अपनी एनर्जी फिक्स्ड होगी। इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी एनर्जी होगी, इसकी अपनी एनर्जी होगी। अब इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा जिसकी एनर्जी इस ऑर्बिट के साथ मैच करती होगी। इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी एनर्जी इस ऑर्बिट से मैच करती होगी। इस ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि जिनकी एनर्जी इसके ऑर्बिट से मैच करती होगी। हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। तो अब देखो, जब पाथ की एनर्जी बच्चे फिक्स्ड है, पाथ की एनर्जी फिक्स्ड है, इस पाथ की एनर्जी फिक्स्ड है, इस पाथ की एनर्जी फिक्स्ड है अपने अपने की ऑर्बिट की, तो इस इट मीन्स इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है। तो एनर्जी फिक्स्ड होने की वजह से अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही एनर्जी होगी कि जितनी एनर्जी से वो इस फिक्स्ड एनर्जी के अंदर ही घूमेंगे। ठीक है। वो अब इस ऑर्बिट से ना ही बाहर आ सकते हैं और ना ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ही क्या है? फिक्स्ड है। हालांकि न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बट मसला क्या है कि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो एनर्जी अपनी फिक्स एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट की एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते। तो जब वो बाहर नहीं आ सकते तो वो न्यूक्लियस में फॉल कर ही नहीं सकते। बच्चे समझ गए? ये चीज़ जो है ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की थी। रदरफोर्ड ने सिंपली बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऑर्बिट में, लेकिन ये नहीं कहा था कि बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं न्यूक्लियस की सराउंडिंग में और हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ये नहीं कहा था। अब यही मेन रीज़न है कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं। इसकी वजह से इन ऑर्बिट्स को बोर साहब ने कहा कि इन ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? याद रखना है, ये टर्म्स याद रखनी है कि इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं।
इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। अब जो सबसे न्यूक्लियस के पास होगा उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, जो उसके बाहर होगा उसकी उससे ज़्यादा होगी, जो उसके बाहर होगा उसकी उससे ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन। जो जो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी हर एक ऑर्बिट की बढ़ती जाएगी। तो इसलिए क्या कहा, हर एक ऑर्बिट को कहा उसने एनर्जी लेवल। दूसरी चीज़ उसने इनका नाम दिया कि या तो हम इन्हें एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं या फिर इन्हें स्टेशनरी लेवल्स कह सकते हैं। स्टेशनरी लेवल्स बच्चे क्यों कहा, स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, कि इनकी एनर्जी जब फिक्स्ड है तो इसलिए उसने क्या कहा कि इन जो ऑर्बिट्स हैं इनको क्या कहा, स्टेशनरी लेवल्स कहा। ठीक है। और तीसरा नाम जो इसने दिया इन ऑर्बिट्स का, जो इंपॉर्टेंट नाम था वो था शेल्स। वो क्या था, शेल्स। कि ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, और जिनकी एनर्जी याद रखना है, जिनकी एनर्जी क्या थी, फिक्स्ड थी, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड थी, और जिन्हें हमने एनर्जी लेवल्स कहा, और जिन्हें हमने स्टेशनरी लेवल्स कहा, उन्हें, उन ऑर्बिट्स को बोर ने कहा कि उन्हें हम शेल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। तो बेसिकली एनर्जी लेवल्स, स्टेशनरी लेवल्स, ऑर्बिट्स एंड शेल्स आर द सेम थिंग। ये सारी जो हैं ये एक ही चीज़ें हैं। फिर इसी पॉइंट में बोर साहब क्या कहते हैं कि ये जो शेल्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हें हम डेजिग्नेट करते हैं एन से। इन्हें हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, एन से। और एन हमारे पास क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो। जो न्यूक्लियस के सबसे पास, जो न्यूक्लियस के सबसे पास वो 1, जो उसके बाद वो सेकंड, जो फिर थर्ड एंड देन फोर्थ। तो हर एक की एनर्जी, इसको पूरा करके आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे है ये बन गए जी शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन, इसकी ये पहला शेल है, या एनर्जी लेवल है, या स्टेशनरी लेवल है। इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, और बाहर वाले में अपने, चौथे में अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होंगे। ठीक है। तो उसने कहा कि इन शेल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं किसे, 1 2 3 4 से। आर, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं किसे, के एल एम या एन से। के एल एम आर एन से भी हम इन्हें डेजिग्नेट करते हैं। जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसे के, जो उसके बाद है वो एल, जो उसके बाद है एम, फिर जो उसके बाद है एन। ठीक है। लेकिन जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी वो के से ज़्यादा एनर्जी एल की, एल से ज़्यादा एनर्जी एम की, एम से ज़्यादा एनर्जी एन की। ऐसे ही सबसे कम एनर्जी 1 फर्स्ट शेल की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, एंड सो ऑन। जितना जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उतना उतना शेल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो और ये समझना आपको ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया बच्चे। यही इसने कहा कि सेकंड पास्टुलेट में कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, के इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं विच हैव फिक्स्ड एनर्जी, कि जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है। हेंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इसलिए हम इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या हम इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी लेवल्स कहते हैं। ठीक है। या याद रखना आपने कि हम इन ऑर्बिट्स को शेल्स भी कहते हैं, ये आपने नोट डाउन करना है, शेल्स भी कहते हैं हम इन्हें। ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कि इन्हें हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम आगे पढ़ेंगे इन्हें कि इन्हें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये आगे अभी ये यूनिट पूरा बेसिक है, जो कि इसमें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ना है क्वांटम नंबर, हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी आपने याद रखना है कि ये क्वांटम नंबर के बारे में, कि ये जो हैं ये क्वांटम नंबर है। ठीक है बच्चे, समझ गए आप।
फिर इसी के साथ में ये क्या कह रहा है कि इन शेल्स के अंदर जो एनर्जी है, मैंने क्या बताया कि हर एक ऑर्बिट की, हर एक शेल की, हर एक स्टेशनरी लेवल की, हर एक एनर्जी लेवल की, ये सारी एक ही टर्म से, इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है और अपनी अपनी होती है। तो जब अपनी अपनी होगी तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी अपनी अपनी एनर्जी होगी। तो उनकी एनर्जी फाइंड करने का ये फार्मूला है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, कि एनर्जी एक उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला जो है वो दिया गया है। वो आपने फार्मूला पुट करना है जिसमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके सामने दी गई हैं, जिसमें ये n जो है, जो ये वाला n है, n ये पहला शेल है या फिर दूसरा शेल है या तीसरा शेल है, वो पुट करना है। ये वाली जो वैल्यू है वो ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं हम इसको, और उसकी वैल्यू जो है वो ये दी गई है। और z जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। और इसमें अगर आप इसमें फाइंड करना चाहते हैं इस यूनिट में तो ये फार्मूला यूज़ होगा, इस यूनिट में फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज़ होगा, इस यूनिट में फाइंड करना चाहते हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ये फार्मूला है एनर्जी फाइंड करने का। फिर साथ ही में ये वही चीज़ कह रहा है कि दस एनर्जी ऑफ वेरियस लेवल्स आर इन द ऑर्डर, कि ये जो एनर्जी होती है इनकी वो इस लेवल में होती है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो जो हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी जो है वो शेल की बढ़ती जाएगी। के की सबसे कम, फिर एल की, फिर एम की, फिर एन की, ऐसे ही 1 2 3 4 जितना हम आगे जाते जाएंगे शेल्स की एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपने, द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। कि न्यूक्लियस के, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास अब बहुत सारे शेल्स हो गए, ठीक है, लेकिन जो सबसे पास ये वाला शेल हो गया जिसे हमने के कहा या फर्स्ट शेल कहा, ठीक है, ये वाला जो है एनर्जी लेवल, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास है और इसकी सबसे कम एनर्जी है, तो इसको हमने क्या कहा, ग्राउंड स्टेट कहा। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है बच्चे। तो आगे क्या है, आगे है रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट के। इसी में दिया हुआ है कि रेडियस को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जो भी स्टेशनरी स्टेट्स वही हो गया एनर्जी लेवल्स और शेल्स, कि इसका हम रेडियस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस का भी फार्मूला यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये जो आगे दिया हुआ है पीएम, इट इज़ द पाइकोमीटर, ठीक है, पाइकोमीटर इज़ द यूनिट। तो इस फार्मूला से आप जो है उसका रेडियस फाइंड कर सकते हो। फार्मूला ये दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड कैन हैव सर्टन डेफिनेट वैल्यूज एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन। कि जैसे एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो हर एक ऑर्बिट में फिक्स्ड है, सेम है, ऐसे ही क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम की भी वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, मैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम ये है कि जब कोई मास्ड बॉडी जो है वो मूव करती है, वेलोसिटी शो करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इनकी एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी फिक्स्ड होता है और उसका फाइंड करने का ये फार्मूला है। ये भी आपने फार्मूला नोट डाउन करना है। और इसमें n क्या है, 1 2 3 मीन्स ये शेल दिए गए हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन्स नॉट लूज, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मैं समझाता हूँ आपको, अच्छे से समझना है आपने। होता क्या है, या आज के लिए सफिशिएंट है, हम कल जो है वो इससे आगे पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और इसकी
लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। इससे अबो जो हमने पढ़ा है वो आपने सब प्रिपेयर करना है। थैंक यू।